हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसके बगल वाले घर में एक नए किराएदार रहने के लिए आती है। हनीफा नाम की एक औरत अपना सामान अंदर लेकर जा ही रही थी कि तभी सुनीता उसे कहती है, जय श्री कृष्णा बहन जी, नए आए हो आप लोग? सलाम वालेकुम बहन जी। जी हम नए आए हैं। अरे ये तो मुसलमान हैं, अब हमारे घर के आसपास ये लोग रहेंगे। आते ही इन हिंदू लोगों की शक्ल देख ली, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग खुद को। चले जाओ अपने घर में, मुझे अपने घर का भी काम करना है, तो मैं चलती हूँ। सुनीता और हनीफा दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, इसीलिए उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी। वो ज्यादातर आपस में बात तक नहीं करते, लेकिन उन दोनों के बच्चे चीकू और आरिफ दोनों ही एक स्कूल में थे, इसीलिए कम समय में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन आरिफ चीकू के घर आता है और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सुनीता आती है और आरिफ को सोफे पर देखकर बोलती है, हट हट, तेरे घर में टीवी नहीं है, तू बार बार यहाँ क्यों चला आता है? और चीकू, तुझे कितनी बार कहा है कि इनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? माँ ये मेरी क्लास में है और अब तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया है। माँ अगर आप मुझे यहाँ से भगा रही हो तो मैं जा रहा हूँ आरिफ के घर टीवी देखने। नहीं नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ कर देख, मैं तेरे लिए छोले चावल लाती हूँ। सुनीता इतना बोलकर चीकू के लिए एक प्लेट में छोले चावल लेकर आती है और वहाँ से चली जाती है। चीकू वो छोले चावल आरिफ को भी खिलाता है और कहता है, ले आरिफ खाना छोले चावल, मेरी माँ बहुत ही अच्छे छोले चावल बनाती है। बहुत अच्छे बने हैं। पता है मेरी अम्मी जान ना बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। तू तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और अब तू तो मेरे घर के पास ही रहता है, तो तू कभी मेरे लिए बिरयानी क्यों नहीं लेकर आया? तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानता क्या? अरे नहीं चीकू, वो अम्मी ने ना बिरयानी बनाई ही नहीं है ना, मैं अम्मी को बोलूंगा कि वो बिरयानी बनाए, और जब मेरी अम्मी ना बिरयानी बनाएंगी ना तो मैं तेरे लिए बिरयानी जरूर लेके आऊंगा। ये चल अब जल्दी से छोले चावल खा ले, फिर हम दोनों बाहर खेलने चलेंगे। दोनों बच्चे छोले चावल मजे से खाने के बाद खेलने चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हनीफा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि गैस खत्म हो गई है। ये देखकर हनीफा अपनी सास सलीमा के पास जाती है और अपनी सास को कहती है, अम्मी जान खाना बनाने जा रही थी सबके लिए, लेकिन गैस खत्म हो गई है, अब क्या करूं मैं? इस समय तो जल्दी से कोई गैस सिलेंडर भी नहीं देने आएगा। तुझे ख्याल रखना चाहिए था, वैसे भी एक दिन पहले गैस सिलेंडर बुक करना पड़ता है। अम्मी जान मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं अब अगली बार से हर एक चीज का ध्यान रखूंगी। लेकिन आप ये बताइए कि इस दफा मैं क्या करूं? खाना कैसे बनाऊं मैं? वो है ना आरिफ का दोस्त चीकू, चीकू के घर चली जा, वहाँ एक सिलेंडर फालतू होगा तो उनसे मांग ले, वरना ये बोल दियो कि हमें अपने ही गैस सिलेंडर पे कुछ बनाने दे, घर में जल्दी से कुछ बना कर ले आ तू। लेकिन अम्मी जान मुझे उनके घर जाना पसंद नहीं है। कैसी बात कर रही है तू? अरे वो भी तो अपने ही लोग हैं ना, जाकर उनसे मदद ले ले। अपनी सास की बात सुनकर हनीफा मन मार कर सुनीता के घर आरिफ को लेकर जाती है। अपने घर में हनीफा को देखकर सुनीता का भी मुंह बन जाता है और वो बोलती है, जी कहिए, आप हमारे घर आई, कुछ काम है क्या? वो दरअसल सिलेंडर की गैस खत्म हो गई और अभी खाना भी नहीं बना, इसलिए मैं कहने आई थी कि अगर भरा हुआ सिलेंडर है तो दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब मैं इसे सिलेंडर देने से मना कैसे करूं? क्या हुआ बहन जी? जी सिलेंडर तो नहीं है, माफ करना, कल ही किसी और को दे दिया। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके रसोई का इस्तेमाल कर आपके गैस पर अपने घर के लिए कुछ बना सकती हूँ? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस कुछ ही देर में बना लूंगी मैं। बहन जी, आज मेरे पति और मेरी शादी की सालगिरह है, तो आप खाना मत बनाइए और खाने की चिंता भी छोड़ दीजिए। आज खाना हमारी तरफ से है, वो भी हलवा पूरी सब्जी। वो क्या है ना, हमने भंडारा रखवाया है। कैसे छोटे दिल के लोग होते हैं ये, मुझे अपनी रसोई का इस्तेमाल ना करने देने के लिए कैसे झूठ बोल रही है कि भंडारा करवा रही हूँ। खैर आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या भंडारा खाने में? नहीं नहीं, परेशानी वाली कैसी बात? अरे आज आपके लिए इतनी खुशी का दिन है और आप हमें भी अपनी खुशियों में शामिल कर रही हो,
तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। दोनों ही आधे आधे मन से एक दूसरे की बातों में हाँ मिला देते हैं। दोनों की बातों से ही पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। कुछ दिनों के बाद हनीफा के बेटे आरिफ की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है और उसी समय सुनीता अपने घर में एक सत्यनारायण की कथा करवाती है। कथा के बाद सुनीता प्रसाद लेकर हनीफा के घर जाती है और उसे देते हुए कहती है, वो हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, आपको भी बुलाया था, लेकिन आरिफ की तबीयत खराब है इसलिए शायद आप नहीं आ सकी होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही प्रसाद देने आ जाऊं। हाँ जी जी, क्यों नहीं। यहाँ मुझे जलाने आई है, ये तो होते ही ऐसे हैं, दूसरों को परेशानी में देखकर खुश हो जाते हैं। ये लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, आरिफ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बच्चा आपका हो या मेरा, लेकिन हम दोनों ही बच्चों को बीमार थोड़ी देख सकते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आरिफ जल्दी ठीक हो जाए और मेरे चीकू के साथ खेले। सुनीता प्रसाद देकर वहाँ से चली जाती है। हनीफा वो प्रसाद वहीं पर रख देती है जहाँ आरिफ सोया होता है। जब आरिफ की आंखें खुलती है तो वो प्रसाद खाने लगता है। उसे प्रसाद खाते देखकर हनीफा कहती है, ये क्या खा रहा है उनके घर का, चल रख इसे, मत खा इसे तुम। अम्मी अब तो मैंने खा लिया, मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये लड्डू देखे ना मैंने तो मेरा मन ललचा गया और मैंने खा लिया। अब खा ही लिया है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तू अब आराम कर ले। आरिफ की धीरे धीरे तबीयत काफी सही होने लगती है। हनीफा अभी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके बेटे की तबीयत ठीक हो रही है। ये देखकर हनीफा कहती है, सुनीता जी ने प्रसाद दिया था और उसे खाने के बाद तो आरिफ की तबीयत में इतना ज्यादा सुधार आ गया कि क्या ही बताऊं। इतने भी बुरे नहीं हैं वो लोग, मुझे भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हनीफा अगले ही दिन सुनीता और उनके परिवार के लिए बिरयानी बनाती है और बड़े प्यार से उनके घर पर देने जाती है। हनीफा सुनीता को बुलाती है और कहती है, बहन जी, आपने जो प्रसाद दिया था उसको खाने के बाद तो आरिफ की तबीयत में काफी सुधार हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं कुछ करूं, तो मैं आपके लिए बिरयानी बनाकर लाई हूं। बहन जी, आपको शर्म नहीं आई? मैंने बच्चा सही सलामत रहे इसलिए भगवान से प्रार्थना की थी और आप हमारे लिए ये मांस मच्छी वाली बिरयानी लाई। आपको पता भी है हम शुद्ध शाकाहारी हैं। जी बहन जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप और आपका पूरा परिवार शुद्ध और शाकाहारी है, इसलिए मैंने वेज बिरयानी बनाई है खास आप लोगों के लिए। आप सबको जरूर पसंद आएगी। लेकिन ये तो आपके बहन जी चिंता मत करो, मैंने आप लोगों को ध्यान में रखकर ही नए बर्तनों में ही बनाया है। वैसे बहन जी एक बात बोलूं, पहले तो मेरे मन में थोड़ी खटास थी इसलिए कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके सालगिरह के समय जो सब्जी पूड़ी बनी थी ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हनीफा उन लोगों को बिरयानी दे देती है। सुनीता बिरयानी खाती है और बोलती है, वाह कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है आपने। मैंने बहुत सुना था कि बिरयानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता था कि बस इसमें मांस मच्छी होती है, इसलिए कभी खाई नहीं। लेकिन आज आपने वेज बिरयानी खिलाई तो सच में बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चलती हूँ? आपने खास हमारे लिए वेज बिरयानी बनाई है तो हमारे हाथों का बना हुआ भी तो आपको खाना पड़ेगा ना। अब तो खाने का लेन देन चलता ही रहेगा। जी जी बिल्कुल, मैं कल ही आपके लिए छोले भटूरे बना कर लाऊंगी। आपको भी तो मेरे हाथों का स्वाद पता चले। उस दिन तो हलवाई से बनवाई थी पूरी सब्जी, खाई थी ना आपने। सुनीता और हनीफा में काफी अच्छी बातचीत होती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने घर का खाना भेजने लगते हैं। सलोनी शाम के समय छत से कपड़े उतार रही होती है, तभी बादल घिरने की वजह से कुछ ही पलों में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। सूखे कपड़ों को नीचे ले जाने की जगह सलोनी बारिश में भीगकर झूमते हुए गुनगुनाती है, एक सपना लगता है आना तेरा, आओगे कहता है ये दिल मेरा, सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं। तभी उसकी मासूमती छाता पकड़े छत पर आती है और उसे ऐसे झूमता देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ मोरनी की अम्मा, ये छम छम नाच कर जो धमधम मचा रखी है ना, उसकी आवाज नीचे तक आ रही है। तू कपड़े लेने आई थी कि मोरनी बनकर मटकने? माँ नाचने दो, माँ नाचने दो। इस सावन की सलोनी को आज बारिश में खुलकर भीगने दो।
कब से सावन आने का इंतजार कर रही थी मैं। हाय दया, खुद तो भीग रही है, साथ ही मेरे सारे सूखे कपड़े भी भिगा दिए। सावन की दीवानी बढ़ा दी ना तूने मेरी परेशानी। सुमति की बातों को सलोनी अनसुना कर फिर गुनगुनाना शुरू कर देती है तो सुमति छाता पकड़े नीचे चली जाती है। सलोनी सावन के मौसम की दीवानी सी थी, इसी कारण उसे सावन का बेसब्री से इंतजार रहा करता था। सावन आने पर वो हर सोमवार भगवान शिव का उपवास रखती, साथ ही अपनी सहेलियों के साथ पार्क में झूला झूलने भी जाया करती। जब ज्यादा बारिश के कारण वो पार्क नहीं जा पाती तो घर के दरवाजे पर ही रस्सी लगाकर झूल लिया करती। एक रोज उसे देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे तो वो सज धज कर तैयार होती हुई खुद से कहती है, ओहो, कब आएंगे ये लड़के वाले? मैं तो कब से तैयार होकर बोर हो रही हूँ। माँ भी किचन में बिजी है। एक काम करती हूँ, तब तक झूला ही झूल लेती हूँ। तभी वो दरवाजे पर लगी रस्सी नीचे करती है और झूला झूलने बैठ जाती है। वो आंखें बंद करके झूलती रहती है। तभी सामने से फोन चलाता हुआ सुमित नाम का लड़का अंदर आ रहा था कि झूलती हुई सलोनी की एक लात उसे पड़ती है और वह जमीन के ही चिपक जाता है। तभी सलोनी झूले से उतरती है और सुमति भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे बेटा, तुम गिर कैसे गए? गिरा नहीं बहन जी, इस लड़की ने गिराया है। ये बहती हवा से झूलती आई और इसकी लात पर लल्ला को लग गई। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक ही हूँ। एक बात बताइए बहन जी, ये घर के दरवाजे पर झूला टांगे कौन झूलता है? कौन है ये लड़की? माफ कीजिएगा बहन जी, गलती हो गई, आप अंदर आइए ना। तभी दोनों अंदर आते हैं और सलोनी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो सुमित्रा कहती है, तो यही झूले वाली है आपकी बेटी? बताओ, लड़की देखने आए और लड़के को टक्कर मार दी, ये कोई बात नहीं होती। छोड़िए ना माँ, मुझे लड़की पसंद है और शादी के बाद तो वैसे भी बीवी की लात खानी है। मैंने पहले ही खा ली, और क्या। ये तो सही कहा बेटा तुमने। वैसे जो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो मेरी सलोनी से। एक ही बात पूछूंगा, आपको झूला झूलना इतना क्यों पसंद है? हर वक्त नहीं पसंद, पर हाँ, सावन में झूला झूले बगैर मैं रह नहीं सकती। अभी तो सावन नहीं चल रहा, फिर क्यों झूल रही थी बेटा, वो भी घर के दरवाजे पर? वो तो मैं बोर हो रही थी ना, इसलिए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। खैर छोड़ो, खाना बनाने में रुचि है कि नहीं? अरे बहन जी, इतने सारे नमूने परोसे हैं आपके सामने, अब इसी ने बनाए हैं, चख कर देखिए। ऐसे ही बातचीत करके आखिर में सुमित्रा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। कुछ समय बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर देते हैं। धीरे धीरे सलोनी ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। एक रोज सुमित थका हारा घर आकर कहता है, माँ, क्या गजब की गर्मी हो रही है बाहर। पसीना पोंछते पोंछते रुमाल ही गीला हो जाता है। कोई नहीं बेटा, कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो ही जाएंगे, बारिश होने से थोड़ी राहत मिलेगी। सावन का इंतजार तो मुझे भी कब से है सासू माँ। सावन के झूले, बारिश का भीना भीना सा मौसम और मैं वो सावन का महीना पवन करे शोर वाला गाना गाते हुए झूमूंगी। सावन आने की कितनी एक्साइटमेंट है तुम्हें? अरे पूछ मत, सावन शब्द सुनते ही पगला उठती है। ये सावन की दीवानी है, अभी जाकर चाय भी ले आ, यहाँ खड़ी बतियाती ही रहेगी। तभी सलोनी रसोई में चली जाती है। एक शाम गली में से चूड़ी वाला आवाज लगाते हुए गुजर रहा था तो मोहल्ले की औरतें चूड़ियाँ लेने आती हैं। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हरी लाल नारंगी चूड़ियाँ। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर सलोनी सटपट घर से चूड़ियाँ खरीदने निकल पड़ती है और मोहल्ले की औरतों से बात करते हुए चूड़ी पसंद करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन शारदा कहती है, सुमित्रा की बहू, तुझे कौन से रंग की चूड़ियाँ भा रही हैं? मुझे तो हरा रंग बड़ा पसंद है। भैया, आप मुझे हरे रंग में मेरे नाप की चूड़ियाँ दिखाओ। सही कहा सुमित्रा की बहू, सावन में हरा रंग शुभ होता है। मैंने भी कल अपने लिए बढ़िया हरे रंग की साड़ी खरीदी है। मैंने तो सुमित्रा को भी कही थी कि तू भी ले ले अपनी बहू के लिए, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आई। ये लीजिए बहन जी, आपकी 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ। तभी वो चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और अगले दिन हरी साड़ी और हरी चूड़ियाँ पहनकर तैयार होती है और बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी सास पूजा की थाली लिए मंदिर से लौटती है तो सलोनी से कहती है, अरे बहू, ये हरी तोती क्यों बनी घूम रही है बगीचे में? सासू माँ आ गई आप, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अब तूने पूछा है तो सुन, हरी टिड्डी नजर आ रही है, ऊपर से हरे भरे बगीचे में खड़ी तो पता नहीं चल रहा घास कहाँ है और तू कहाँ। सासू माँ,
कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। छोड़ो, ऊपर वाले से ही पूछ लेती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी खूबसूरती की तारीफ में थोड़ी बूंदे ही बरसा ले। पूछ रही है कि धमका रही है? तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है। सुमित्रा तेजी से आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और सलोनी वहीं खड़ी भीगने लगती है। तभी सुमित दरवाजे से आवाज लगाकर सलोनी को कहता है, अरे यार, अब तो भगवान तुम्हारे पौधों को पानी दे रहे हैं, आकर नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सुमित जी, इस बारिश में कहाँ जाएंगे आप? आज तो सावन में भीगने का मजा लीजिए आप। मैं सावन में भीगने बैठूंगा तो नौकरी पर तुम्हारे पप्पा जाएंगे। जल्दी लंच तैयार कर दो। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय। अरे बेटा चल, मैं बनाती हूँ नाश्ता, इस सावन की दीवानी को भीगने दे। और सुन, थोड़ी देर में अंदर आ जाइयो, पता चले बहते बहते पड़ोसन के घर पहुँच गई। बहती चली मैं तो पार चली, पार वाले पर लेके नार चली रे मेगा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। हाय दैया, कैसे छम छम कर रही है। तभी दोनों अंदर चले जाते हैं और सलोनी बारिश में मजे से भीगती है। कुछ देर बाद भीगी हुई कीचड़ से भरे पैर लेकर वो घर आती है। तभी सुमित्रा कहती है, रुक जा, वहीं रुक जा नासपीटी, कीचड़ वाले पैर लिए सरपट अंदर चली आ रही है और तुझे भीग कर आने को कहा था, कीचड़ में लिपट कर नहीं। सासू माँ, अभी बारिश के कारण बाहर कीचड़ नहीं होगा तो और क्या होगा। अब आप सोचो कि बारिश में भीगू भी और धुली धुलाई घर भी आ जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं ये सावन कब जाएगा, इस सावन की दीवानी बहू का दीवानापन कब खत्म होगा। यहीं रुक, पानी लाती हूँ। इतना कहकर वो पानी लाने चली जाती है। दिन बीतते हैं और पूरे सावन सलोनी की दीवानगी चलती रहती है, जिससे उसकी सास परेशान रहती है। लेकिन आखिरकार सावन का महीना खत्म हो जाता है तो सुमित्रा चैन की सांस लेती है और सलोनी को अगले सावन का बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।